जिस दिन 7 सितंबर को रात को रिजल्ट आया था, तो उस टाइम पे सिर्फ मैं और मेरा भाई जाग रहे थे, बाकी सारे सो चुके थे। और वो 10 साढ़े 10 तक वो जागे थे, लेकिन फिर उनको लगा कि कल ही आएगा रिजल्ट, तो वो सो गए। तो जैसे ही रिजल्ट आया, मैंने देखा नहीं, मैंने सबसे पहले सभी को जगाया कि उनकी चेहरे की खुशी तो देखूं कैसी होगी। और जब आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरते हो ना, तो जो उनकी आंखों में जो खुशी होती है, जो चेहरे पे जो मुस्कान होती है, वो देख के आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। लोग मानते हैं कि जो भाई टॉपर होता है वो शुरुआत से टॉपर चल रहा है, ऐसा नहीं होता। मेरे 11th का जो मेरा पहला टेस्ट था, उसमें मेरे 395 स्कोर था। उससे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में जाओगे, आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो आपको प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा, इस बात को पूरी तरीके से चरितार्थ करते हुए गुरु कृपा के होनहार बेटे दिव्यांश फगेड़िया ने ऑल इंडिया 46वीं रैंक हासिल करी और 701 नंबर के साथ न सिर्फ सीकर के टॉपर हैं, बल्कि राजस्थान में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं नीट एग्जाम 2022 में सीकर का नाम रोशन करने वाले, सीकर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाले गुरु कृपा के एक होनहार बेटे से आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, जिसने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर न सिर्फ एक नया मुकाम हासिल किया, न सिर्फ अपनी सफलता के झंडे गाड़े, बल्कि उसने ये भी कर दिखाया कि अगर सहज तरीके से, सरल तरीके से चला जाए और अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट रखा जाए, सही मार्ग पर तटस्थ रखा जाए, तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। दिव्यांश मेरे साथ है, जिसका नीट 2022 के एग्जाम में 701 मार्क्स, 701 मार्क्स स्कोर है और ऑल इंडिया है 46th रैंक। ओबीसी में आपने देश भर में छठा स्थान प्राप्त किया है, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एक बच्चा 12वीं के साथ जब ये करता है, 12th के साथ जब नीट को क्रैक करता है और इतना बड़ा स्कोर और इतना बड़ा अचीवमेंट लेता है, तो निश्चित तौर पर सीकर को, हम सबको गौरवान्वित कर देने वाली बात ये होती है। दिव्यांश से हम बात करेंगे और दिव्यांश से ये सब जानेंगे कि ये सारा जो था, इस पूरी मेहनत के पीछे, इस परिणाम के पीछे क्या स्ट्रेटेजी रही, इस चकाचौंध और इस सफल के पीछे कितनी ऐसी रातें हैं जो जाग कर गुजारी गई, कितनी ऐसी रातें और कितनी ऐसी शामें हैं जो किताबों के साथ बिताई गई। दिव्यांश। तो सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मुझे यहाँ पे ऐसा मौका मिला बोलने का। तो मैं सबसे पहले अपनी जो सफलता है, उसका मैं पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने सभी दोस्त और ख़ास दोस्त जिसे को मैं देना चाहूँगा, जिन्होंने हर वक्त हमारे साथ जो रहे, जिन्होंने हमारी हर मुश्किल में हमारा साथ दिया, हमारे साथ डट के खड़े रहे, हमें पूरा मोटिवेट किया, पूरा प्रोत्साहित रखा कि तुम कर सकते हो, जिस वजह से आज हम इस सफलता पे खड़े हैं। 701 नंबर दिव्यांश आपने हासिल किए, अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर होता है। तो इसके लिए कोई विशेष रणनीति आपकी रही थी, कोई विशेष तैयारी आपने की, या फिर ये सहज सहज जैसे जैसे आप चलते रहे, जैसे जैसे आप करते रहे, वैसे वैसे होता चला गया? तो ये है कि कभी हम उम्मीद तो कर सकते नहीं, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं कि हम अपना काम करते रहें, हमें जो काम दिया गया है वो उस पे हम चलते रहें। बाकी ये है कि आप मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी नहीं सोचा था कि 701 नंबर आएंगे, मेरी टॉप 50 में मेरा नाम आएगा, लेकिन हाँ, आप अगर कोशिश करते रहोगे, आप अगर काम करते रहोगे, तो आपको उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। और कहते हैं ना कि मेहनत का परिणाम मीठा ही होता है, तो अब काफ़ी ज़्यादा मीठा हो रहा है ये। आपको देश भर के 50 टॉप बच्चों में शामिल होने और सीकर का पहला टॉपर बनने पर सबसे पहली बार क्या फील हुआ? सबसे पहली बार कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सी ऐसी बात थी जो आपको इतना खुशी दे गई, इतना अच्छा आपको महसूस करवा गई कि आपको लगा कि पूरे साल जो किया, पूरे 2 साल 11th और 12th फाउंडेशन के साथ जो किया गया, वो वर्थ इट हुआ? हाँ, मतलब एक टॉप 50 रैंक में आना एक बहुत बड़ी बात है। एक सीकर जो हमारी अब नॉलेज सिटी बनती जा रही है, उससे एक इतनी अच्छी रैंक आती है, तो सभी को खुशी होती है। हमको तो खास तौर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम वो बच्चे बने जिसने ये करके दिखाया। और बाकी ये है कि खास ये एनटीए लिस्ट भी जारी करती है, तो उसमें खुद का नाम देखना, वो एक बहुत ज़्यादा खुशी देता है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजेंसी एनटीए टॉप स्टूडेंट्स, जो टॉपर्स होते हैं, उनकी लिस्ट एक जारी करती है। दिव्यांश कह रहे हैं कि उसमें अपना नाम देखना निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत खुश कर देने वाली बात होती है। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि का बच्चा है दिव्यांश। दिव्यांश के पिताजी एक साधारण शॉपकीपर हैं, दुकान चलाते हैं, माताजी गृहिणी हैं। एक साधारण बैकग्राउंड से, एक सिंपल बैकग्राउंड से निकलकर जब कोई बच्चा यहाँ तक आता है और आकर ऐसा मुकाम हासिल करता है जिससे हम सब गौरवान्वित होते हैं, और एक बड़ा चैलेंज बाकी के आने वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं, 2023 के नीट एस्पिरेंट्स जो हैं, उनके लिए भी खड़ा कर देता है, तो निश्चित तौर पर यह संस्थान के लिए सबसे बड़ा क्षण होता है। दिव्यांश, आपने ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो सब्जेक्ट्स हैं,
फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये सब सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई करी, किस तरीके से आपने इन सब्जेक्ट्स को तैयार किया? क्योंकि नीट की तैयारी करने वाले और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को सब्जेक्ट्स को लेके एक डर रहता है, तो वो डर अपने दिल से वो कैसे निकालें, कैसे वो अच्छा अपने आप को तैयार करें, ऐसा आप थोड़ा सा 2023 के एक्सपीरियंस के लिए बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि डर किसी भी चीज़ का अपने दिल में ना रखें। जो भी है सिर्फ 2 साल की कुछ 5-6 किताब उनमें से तो आपको पढ़ना है, कुछ ज़्यादा बड़ी ख़ास बात नहीं है ये। आप कर सकते हो, बस ऐसे डरो मत कि हाँ मेरे को इस सब्जेक्ट से डर लगता है, ये से लगता है। जैसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा फिज़िक्स के साथ, तो लोगों में फिज़िक्स का डर काफ़ी रहता है कि इसमें हमारे क्वेश्चंस कर लेते हैं लेकिन पेपर में जाके नहीं होते। तो उस चीज़ से आपको डरना नहीं है, आपको बस क्वेश्चन अपनी मेहनत करती रहनी है, अलग-अलग क्वेश्चन करते रहोगे ना आप, तो वो क्वेश्चन आपके अपने आप सोल्व होने लग जाएँगे। बस वो डर मत रखो पेपर में पहले ही। कुछ लोग पहले ही डर बना लेते हैं कि मेरे को फिज़िक्स नहीं आती या मेरे से क्वेश्चन नहीं होते, तो वो अपने मन में कभी मत रखो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 पार्ट होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री आपको जैसे ऑर्गेनिक वो फिजिक्स करते हो ना, उसी तरह आपको वो रखनी है, मतलब उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप नोट्स पढ़ो, उसके कंसेप्ट बनाओ और सीधे क्वेश्चन पे लग जाओ, वही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। इसके अलावा बात रही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, तो उनमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी और कुछ आपको अपने आप याद रह जाएंगी, कुछ आपको करनी पड़ेंगी, कुछ याद रह जाएंगी। तो उनमें किसी बात का आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप जैसे टाइम टू टाइम मेहनत करोगे, रिवाइज करोगे, तो वो अपने आप याद रहने लग जाएंगी। और बात हुई बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी तो एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है पूरा, आपको उसकी बातें याद रखनी पड़ेंगी। कुछ जो फिजियोलॉजी जैसे उनमें रिएक्शंस वो जो भी अपने कनेक्टिविटी टॉपिक में कनेक्ट, हाँ, लॉजिक्स हैं, इंफॉर्मेशन है वो। खादों तो से। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, थोड़ा सा स्पेशली आप अगर ये बात इनको बता पाएं? तो जैसे मैं बायो में बोलना चाहूँगा कि एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो आप कनेक्टिविटी के साथ पढ़ो, कि कोई चैप्टर आपका 11th में है उससे मिलता जुलता 12th में है, तो जब आप 11th वाला पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ऐसी बात 12th में भी थी, 12th वाला पढ़ रहे हो तो 11th की, मतलब ऐसे कनेक्टिविटी बना के पढ़ो। उसके अलावा आप कंपेरिजन करके पढ़ो, कंपेरिजन से पढ़ना एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। इससे आपको एक चीज़ तो आप एक याद करोगे लेकिन आपको उससे 2-2 बातें याद रहेंगी, तो इससे आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ये सबसे अच्छी बात होगी अगर आप बायो पढ़ो तो। तो देखिए, ये आत्मविश्वास ही होता है जिसमें दिव्यांश से सीधा सीधा कह रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से ये कह गया है, 5-6 किताबें बहुत आराम से याद हो जाएंगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 11th और 12th 2 साल आपकी तैयारी के जो रहे, 11th में भी आप जब पढ़ रहे थे तो कोविड का दौर था, कोरोना की पहली वेव, पहली लहर थी और उसमें भी सब बहुत सफर कर रहे थे, आपकी पढ़ाई का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। सेकंड वेव में भी मैंने जहां तक जानकारी प्राप्त करी, आपके माता पिता को, परिवार के कई लोगों को कोरोना हुआ। कोविड जैसी भयावह स्थिति में और भयावह दौर में एक तरफ परिवार की चिंता, अपनों की चिंता और पढ़ाई में व्यवधान आ जाने के बाद भी ये लगातार आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे, कैसे संभव हो पाया? ये है कि जैसे सर बता रहे हैं कि जब कोविड की पहली लहर आई, फर्स्ट वेव आई, तो उस टाइम पे हमारी पूरी 11th ऑनलाइन चली थी। आप जो 2023 की नीट दोगे या जो आगे की नीट दोगे, उनके लिए ये पॉजिटिव बात है कि उन्होंने ऑफलाइन पढ़ा है, हमने तो सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा था। आपको भी पता है कि ऑनलाइन इतने अच्छा नहीं पढ़ पाते, तो उस वजह से 11th में हमारे कुछ वीकनेस रहेगी। और बात करें सेकेंड वेव की, तो उसमें मेरे फैमिली में 4-5 लोगों को, मेरे भाई बहन अंकल सबको कोरोना हो गया था, कुछ सीरियस भी हो गया था। लेकिन मैंने अब, हाँ परिवार की चिंता होती है लेकिन आपको दोनों चीज़ें साथ में हैंडल करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में जाओगे, आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो आपको प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। बिना उसके आप डॉक्टर, आपको पता है डॉक्टर का वैसे प्रोफेशन ऐसा होता है, तो वैसे इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। दिव्यांश कह रहे हैं प्रेशर आपको हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आगे जाके पेशेंट्स को डील करेंगे, बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, उनसे भी आपको निपटना होगा। अच्छा दिव्यांश, देश भर के 50 शीर्ष लोगों में अपने आप को देखकर क्या आपके लक्ष्य अब और भी बड़े हो गए हैं? आपको लगता है कि सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं करना है, इससे भी कहीं आगे आपको जाना है, और कितना आगे तक का आप सोचते हैं? अब अभी इतनी जल्दी तो हम इतना आगे का सोच नहीं सकते। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारी होगी वो नीट पीजी की होगी, तो कोशिश ये करेंगे कि इस बार से अच्छा रिजल्ट ही बनाने की ट्राई करें वहाँ। निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट इस बार से भी ज़्यादा अच्छा हो, आने वाले सारे एग्जाम्स में आपके रिजल्ट अच्छे हों। गुरु कृपा संस्थान की कितनी भूमिका मानते हैं यहाँ? इस संस्थान में जो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ का है, जो इंटरनल टेस्ट स्ट्रेटजी है, जो टेस्ट सीरीज है, क्लासरूम्स हैं, स्टडी मटीरियल है, ये किस तरीके से सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं?
टीचर्स जो है वो किस तरीके से आपके लिए चीज़ें मैनेज करते हैं, आपके जो मेंटर्स हैं जो संस्थान में आपके लिए मौजूद रहते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग जितने सारे लोग इस संस्थान के हैं, उन संस्थान के लोगों की भूमिका आप अपने रिजल्ट में किस प्रकार देखते हैं? जी, तब मेरी इस सफलता में भूमिका सबसे बड़ी है गुरु कृपा की। मैं गुरु कृपा के हर एक जो भी गुरु कृपा से जुड़ा हुआ उसको धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। मतलब हमारे पूरी 11th में ऑनलाइन थी, लेकिन फिर भी हमको ऐसे कोशिश करते कि बताएँ कैसे पढ़ना है। टाइम टू टाइम हमारा इंटरेक्शन होता रहता, चाहे ऑनलाइन ही हो लेकिन इंटरेक्शन होता। तो आपको पता है कि टीचर से इंटरेक्शन होता है तो कुछ अच्छा आप अपने मन की बात बोल सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो, तो वो डाउट क्लेरिफिकेशन हुआ। फिर गुरु कृपा हमारा पूरा ध्यान रखता है कि हमको कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है। तो जैसे कि हमको पूरी 11th ऑनलाइन से जब हम ऑफलाइन आए तो हमको पूरी रिवाइज़ कराई। मतलब जो मैं बताऊँ आपको, हम जनवरी में परमिशन मिली थी वापस ये क्लास रीओपन हुआ था क्लासेज। क्लास रीओपन होने की। तो हमको लगभग 3 ढाई महीने का टाइम था होली तक। उसमें हमको पूरी 11th रिवाइज़ कराई, और जो वो ढाई महीने का टाइम था वो हमारे स्कोर को बूस्ट करने वाला पीरियड था। मतलब उसके बाद हमारे जो स्कोर में इम्प्रूवमेंट हुआ ना, वो बाद में आगे लास्ट 12 तक वो चलता ही रहा। तो वो सबसे अच्छा फेज़ था जिसमें मेरे परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया। ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, विशेष बात है, जो क्लासरूम में बैठे रहते हैं फिर भी छोटी बड़ी कमजोरियों को लेकर बड़े परेशान होते रहते हैं। मैं आपको 701 नंबर स्कोर जिस बच्चे ने किया है दिव्यांश ने, उससे मिलवा रहा हूं, और जिनकी पूरी 11th जो है वो ऑनलाइन हुई है। आपके कुछ टॉपिक्स अगर वीक रह जाते हैं या ऑफलाइन क्लासेज में आप क्लियर नहीं कर पाते, तो आपके पास बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप आगे जाके उनको बहुत अच्छा कर सकें। स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का, टेस्ट पेपर्स का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? पूरे 2 साल में कितने टेस्ट पेपर्स ऑलमोस्ट आपको लगता है आपने दिए होंगे? मैंने लगभग 11th तो ऑनलाइन की थी तो इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं होते, लगभग 30 के लगभग टेस्ट दिए थे 11th में तो। लेकिन 12th में आके जब हम ऑफलाइन आए, जब हमको पूरा पैटर्न पता चला तो हमने इतने सारे टेस्ट दिए। लगभग मैं एवरेज बताऊँ तो मैंने 12th लगभग अप्रैल 2021 से लेके अभी जुलाई 2022 तक, इस पीरियड में मैं 150 टेस्ट दे चुका। इतने टेस्ट दिए थे हमने। तो और 150 टेस्ट आपने 12th के दौरान दिए, और 11th में ऑनलाइन होने के बावजूद 30 से 35 टेस्ट पेपर्स आपने दिए। तो ये करीब करीब जो है ना वो 180-85 टेस्ट पेपर्स, जो अपने आप में मायने रखता है 2 साल में। इसका मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखते हैं, कमांड आपकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या आदमी गलतियों से सीखता है? पहले दिन से क्या आपका स्कोर इन माइनर पेपर्स में, टेस्ट सीरीज में और इन सब में 700 मार्क्स आने लगा था, या फिर आप हमेशा ही अपने बैचेज में और जो टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज होती थी उसमें हमेशा ही टॉप करते थे? देखिए, लोग मानते हैं कि जो भाई टॉपर होता है वो शुरुआत से टॉपर चल रहा है, ऐसा नहीं होता। मेरे 11th का जो मेरा पहला टेस्ट था उसमें मेरे 395 स्कोर था, उससे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे 11th के फिजिक्स के पहले पेपर में शायद 100 110 इतने नंबर थे, उससे मैं 175 पे पहुँचा हूँ नीट में। मैं दिव्यांश की बात एक बार फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ। पहला टेस्ट पेपर जब दिया बच्चे ने, 720 में से 395 नंबर है ना, 720 में से 395 मार्क्स सिर्फ आपको आए, और फिजिक्स में 100 और 110 मार्क्स, सिर्फ इतने मार्क्स आए 180 में से। और उसके बाद अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा जब आयोजित होती है, नीट का एग्जाम जब करवाया जाता है, तो आपका स्कोर होता है 701। फिजिक्स में कितने मार्क्स आए? 175 175 फिजिक्स के मार्क्स हैं। केमिस्ट्री के मार्क्स आपके हैं 176, और बायोलॉजी के मार्क्स आपके हैं 350। संभव कुछ भी है 350 बायोलॉजी में मार्क्स हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो आपको उस सफलता के मुकाम तक लाती है, वहां तक ले जाती है। लेकिन इसके लिए अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मैं आपसे ही ये जानना चाहूंगा कि सफल होने के लिए, जैसे आपने टॉप किया सीकर को, राजस्थान के दूसरे टॉपर आप हैं, अपने आप में ये कीर्तिमान स्थापित करने वाली बात है। किसी भी आदमी को सफल होने और किसी भी आदमी को बड़े अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए क्या करना सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, सबसे बात तो जैसे ये मैं नीट एक्सपीरियंस को बोलना चाहूँगा, या फिर जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक एक्सपीरियंस है। पहली चीज़ तो आप उससे डरो मत, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपको अगर उसमें जाने का इंटरेस्ट है, पहली चीज़ तो इंटरेस्ट बनाओ। बिना इंटरेस्ट के आप कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते, कोई भी एग्जाम फाइट नहीं कर सकते, तो पहले आप बनाओ इंटरेस्ट। मेरा मैं अगर सच बताऊँ तो 10th की बोर्ड एग्जाम तक मेरा सपना नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन उसके बाद जो कोविड आया, उसने मेरा एकदम से पूरा माइंड सेट बदल दिया कि भाई हमको डॉक्टर बनना है। मेरे को ये मन में हो गया था कि मेरे को बनना है। मेरे बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन इसी फील्ड में है, तो उनका भी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था पहले, लेकिन कोरोना में मेरे को ये मन में, खुद के मन में था कि मेरे को बनना है, इसलिए मैं बना। कोई और आपको फोर्स करेगा उससे आप नहीं बनोगे, आप अपने मन में इंटरेस्ट बनाओ कि मेरे को ये करना है, तभी जाके वो चीज़ सफल होगी, क्योंकि तभी आपको उसमें मजा आएगा करने में। वरना तो आप बोझ तले ही करोगे तो आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा उस चीज़। पूरे मन से, मनोयोग से करना चाहिए, पूरे दिल से चीज़ों को करना चाहिए।
वो ये ना शिद्दत से करोगे तो पूरी कायनात आपके लिए साजिश करती है, आपको उस चीज़ से मिलवाने की कोशिश करती है, आपके लिए काम करती है, प्रकृति एकजुट होकर आपको आशीर्वाद देती है, ऐसा दिव्यांश का कुछ कहना है। देखिए, कोरोना जैसी भयावह स्थिति आई, प्राकृतिक आपदा का दौर था, बहुत चीज़ें बदली, बहुत लोग दुनिया छोड़ के चले गए, और मैंने कई सारे बच्चों के इंटरव्यूज जो किए हैं उसमें मैंने ये बात कॉमन देखी है कि कोविड आने के बाद बहुत सारे बच्चों में एक इंस्पिरेशन आई कि उनको भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, उनको भी मानवता की सेवा करनी चाहिए। आप आने वाले टाइम में ये जो प्रोफेशन मेडिकल का आपका होगा, जिसमें एमबीबीएस आप करेंगे और भी पीजी कोर्सेज और बड़ी डिग्रीज आप करेंगे, इस मेडिकल फील्ड में आप शीर्ष तक पहुंचेंगे, टॉप तक जाएंगे। आपको क्या लगता है, मानवता की सेवा के लिए क्या इससे अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है? देखिए, सेवा करना चाहे तो कोई कैसे भी कर सकता है, लेकिन जैसे मेरे को इस रूप में सेवा करने का मौका मिला, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आगे जाके जो भी मैंने मेहनत की, जिसका मेरे को फल मिला, तो मैं उसको समाज को ये आराम से पहुँचा पाऊँ। जो भी मैं डॉक्टर में जिस भी प्रोफ़ेशन में जाऊँगा, कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, किसी भी तरीके से, जैसे भी हो सके मैं कर पाऊँ मदद। दिव्यांश, एक और बात हम करना चाहेंगे। आपके माता पिता जो बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, न बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, वैश्विक चकाचौंध के दायरों में वो नहीं है, फिर भी आपकी इतनी बड़ी सफलता पर उनका रिएक्शन कैसा आता है? माँ बाप का रिएक्शन अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनकी जो खुशी है, उनके चेहरे की जो चमक है, उनकी आंखों की जो दमक है, वो आपको कितना सेटिस्फेक्शन देती है, कितना सुकून देती है? सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली वो बात थी, मतलब मैं जैसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जिस दिन 7 सितंबर को रात को रिज़ल्ट आया था, तो उस टाइम पे सिर्फ मैं और मेरा भाई जाग रहे थे, बाकी सारे सो चुके थे। और वो 10 साढ़े 10 तक वो जागे थे, लेकिन फिर उनको लगा कि कल ही आएगा रिज़ल्ट, तो वो सो गए। मैं मैं और मेरा भाई, सिर्फ हम 2 जने ही थे जो जाग रखे थे, इस उम्मीद में कि आ जाएगा, पक्का आएगा। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया, मैंने देखा नहीं, मैंने सबसे पहले सभी को जगाया कि उनकी चेहरे की खुशी तो देखूँ कैसी होगी। और उसके बाद जब रिजल्ट देखा, तो सबकी जो इतनी ज़्यादा खुशी थी, वो खुशी देख के हमारी खुशी और दुगुना तिगुना बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये है कि पेरेंट्स आपसे उम्मीद करते हैं, वो आपके लिए कुछ करते हैं तो उम्मीद भी करेंगे वो, उम्मीद करना जायज़ है। और जब आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरते हो ना, तो जो उनकी आँखों में जो खुशी होती है, जो चेहरे पे जो मुस्कान होती है, वो देख के आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसी सोच रखते हैं कि माँ बाप के चेहरे पे खुशी, माँ बाप की उम्मीद, आपको माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। ईश्वर आपको ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी दे, आपकी ज़िंदगी बहुत समृद्ध हो, बहुत उन्नत हो। ढेरों शुभकामनाएं। गुरु कृपा का नाम रोशन करने के लिए गुरु कृपा परिवार तहे दिल से आपको दुआएं देता है, शुभाशीष देता है। आपके परिवार, आपके समाज, आपके अपने आसपास के जितने सारे लोग हैं, आपके दायरे में जितने सारे लोग आते हैं, उन सबके लिए आप एक प्रेरणा बनकर सदैव जुगनू की तरह चमकते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।